नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष की, रूस यूक्रेन युद्ध की, लाल सागर में हूतियों के बढ़ते हमलों की, पाकिस्तान चुनाव की और भारत मालदीव संबंधों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, पहला प्रश्न, इजराइल ने कहा है कि हमास की कैद में कई बंधक मारे जा चुके हैं। क्या इससे यह संघर्ष नई दिशा लेगा? इस बीच हमास ने संघर्ष विराम का प्रस्ताव भी दिया है। क्या उस पर इजराइल मानेगा? हालांकि जो शुरुआती संकेत हैं वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के ही आ रहे हैं। नहीं जी, देखिए, तो जब से हॉस्टेजेस की बात आई है, हम लोग रेगुलरली बात इस पर करते रहे हैं कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, टची पॉइंट है ये इजराइल की लोगों का, कि वो चाहते हैं कि जो बचे हुए बंधक हैं, हॉस्टेजेज हैं, वो वापस आएं। इसमें से जैसे हमने पिछली बार देखा था कि तकरीबन 106 हॉस्टेजेज या 108 वापस हुए थे, जिसमें 81-82 इजराइल के थे, बाकी बाहर के थे, जिनको इन्होंने अदला बदली की थी। 300 के करीब 280 इन्होंने छोड़े थे। अभी जो है ऑलरेडी इनके पास अभी भी जो बाकी बंधक हैं, जो तकरीबन कहा जा रहा था कि 146 या 47 के आसपास हैं, उसमें से जो अभी न्यूज़ है, जो इजराइल ने ही बताया है और हमास भी कहा है कि 31 मारे जा चुके हैं। हमास का कहना है कि ये तो इजराइल की ही जो एक्शन है, जो इन्होंने शेलिंग की है, बॉम्बिंग की है, उससे मारे गए हैं, जबकि इजराइल कहता है कि नहीं, ये हमास ने ही ये किया हुआ है। और कुछ को तो इन्होंने कहा कि उसी दिन मार दिए थे, अक्टूबर में ही, और बाद में इन्होंने ऐसे नाम दिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत एक मुद्दा संवेदनशील है, खासकर इजराइल के लिए। हमास भी कहता है कि इनके 8,000 से ऊपर जो है बंदी हैं इजराइल में। कुछ तो जेल में हैं कोर्ट की वजह से, कुछ बाकी हैं जो कि इस लड़ाई के दौरान भी लिए गए हैं। तो ये, और दूसरा, हमास ये भी जानता है कि यही एक मुद्दा है हॉस्टेजेज का, जिसको ये लेकर के चल सकता है कि जिस दिन उसने हॉस्टेज की बात कर दी तो फिर इनके पास कुछ और हथियार नहीं रह पाएगा। ये एक बहुत बड़ा हथियार है इनके पास। इसके साथ ही आप देखिए, राइट विंग जो है इजराइल में, गवर्नमेंट की है, जो साथ दे रहा है नेतन्याहू का, उन्होंने बड़ा साफ बोल दिया है कि हम जो है कुछ हॉस्टेजेस के लिए हम इतनी बड़ी जो अपने ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है हमास का, उसको नहीं हम जाने देंगे। अंत करना है हमास का, अंत करके पूरी सिक्योरिटी हम समझेंगे कि पूरे सिक्योर हैं, तभी हम बंद करेंगे, हमास का अंत हो जाए, खात्मा हो जाए। नेतन्याहू में भी वही बोला है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं, IDF, अभी भी अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई हैं साउथ गाजा में, खान यूनिस में। और वहाँ जो है उन्होंने अभी भी आर्टिलरी शेलिंग, बॉम्बिंग्स, टैंक्स भी उनके ऑपरेट कर रहे हैं, और ज़मीनी जो आर्मी है वो तो वहाँ पर लड़ाई कर ही रही है। उन्होंने काफ़ी टेररिस्ट मारे हैं, और अभी पिछले 48 घंटों में बल्कि 30 से ज़्यादा जो हमास के टेररिस्ट उन्होंने मारे हैं, करीब पिछले वही 1.5-2 दिनों में, जो इनका कहना है। और ये टारगेट्स कर रहे हैं अभी पिन पॉइंटेड, इनका कहना है कि ये पिन पॉइंटेड टारगेट्स कर रहे हैं, सिविलियंस को ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हालांकि हमास का कहना है कि, या फिलिस्तीन का कहना है कि 27,000 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं टोटल। और ये कह रहे हैं कि टारगेटेड रेड्स कर रहे हैं, पिन पॉइंट, जहाँ लोकेशंस मिल रही हैं, जहाँ ये टनल्स हैं, जहाँ इनके हाइडआउट्स हैं हमास के, जहाँ पर इनके स्टोर्स हैं, आर्मामेंट्स हैं, हथियार हैं, गोला बारूद हैं। और ख़ासकर इन्होंने 2 हॉस्पिटल्स, कह रहे हैं कि हमास ने जो शरण ले ली है इन अस्पतालों को अपना बना रखा है ठिकाना, और अल-अमल और जो नसेर 2 हॉस्पिटल हैं मेन, इसको इन्होंने घेर रखा है इजराइल ने अभी एक्शन के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अभी भी इजराइल अपने जारी रखे हुए है। और जहाँ तक नेतन्याहू ने कहा है कि हम अभी अंत नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि हमने जो है हमास का अंत करने का सोच रखा है, और तकरीबन उन्होंने कहा कि 10,000 के आसपास उन्हें हमास फाइटर्स का खात्मा कर दिया है, और बाकी भी वो खात्मा करेंगे साउथ गाजा में। और उन्होंने हिजबुल्लाह को भी वार्निंग दी है
कि अगर वो आगे बढ़ेगा, अगर कुछ करेगा तो भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा अभी तक जो होना चाहिए जिस हिसाब से वहाँ पर पीस या शांति की जो बात हो रही थी अभी नहीं हो रही है, नहीं हो पाई है। हालांकि प्रपोज़ल अभी काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे थे, हमने पिछले महीने भी बात की थी कि तकरीबन 15-20 दिन से ये बात चल रही थी। कतर, इजिप्ट, अमेरिका इन्वॉल्व थे। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स वो गए थे वहाँ, मोसाद के जो चीफ हैं वो भी गए थे और काफ़ी बातचीत हुई थी इस मामले में। और जब ये काफ़ी आगे आ गई है तब जो है जो ब्लिंकन हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी आए हैं। पहले वो कतर गए थे, वहाँ उन्होंने बात की और अभी उन्होंने इजराइल में भी बात की। तो ये थोड़ा प्रपोजल आगे बढ़ा है और हमको पता है कि जो प्रपोजल है वो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। पीस प्रपोजल और डिप्लोमेसी दोनों साथ चल रही हैं, लड़ाई भी जैसे मैंने कहा चल रही है, लेकिन कतर, UAE, इजिप्ट ये जो है इसमें और अमेरिका के साथ मिल करके लगे हुए हैं कि ये पीस प्रपोजल ज़रूर आगे बढ़े। और देखिए इस पीस प्रपोजल की बहुत ज़्यादा प्रेशर है नाटो मतलब यूरोपियन यूनियन में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका के ऊपर भी है, मिडिल ईस्ट के जो अरब नेशंस हैं उनके ऊपर भी है। तो ये जो चीज़ है दुनिया भर से प्रेशर काफ़ी है कि ये चले। और जो अभी एंटनी ब्लिंकन हैं उन्होंने और कतर के अमीर ने इस पर काफ़ी डिस्कशन की और ये प्रपोजल लेकर के वहाँ पर गए थे फाइनल बात करने के लिए इजराइल में। मेन जो प्लान जो हमास ने बोला है उसने 3 फेज का प्लान है, 45 दिन का, 3 दिन का प्लान, जिसमें यही है कि टोटल पीस हो जाए बाद में। और इन पहले प्लान में इन्होंने कहा है कि पहले उसमें युद्ध रुके, ह्यूमैनिटेरियन एड जाए और कुछ बंधक रिलीज़ किए जाएंगे, खास करके विमेन, चिल्ड्रन, जो औरतें, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको रिलीज़ करेंगे पहले फेज़ में। और उसी हिसाब से बात करेंगे ये कि फ़लस्तीन के कितने प्रिजनर्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे इसमें। गाज़ा में जो है ये अलाउ करें कि जो फ़लस्तीनियंस गए हैं वो वापस आएँ, उनको वापस आने दिया जाए, लड़ाई आगे नहीं बढ़े। और फेजेज़ में तकरीबन 1500 जो भी है फ़लस्तीनियंस वहाँ उनकी जेलों में बंद हैं, जिन पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है, उनको भी छोड़ा जाए। और इजराइल उसके बाद आखिरी फेज में धीरे धीरे पूरा कंट्रोल अपना ख़त्म करे और कंट्रोल गवर्नमेंट को दे। और गवर्नमेंट किसकी थी? हमास की थी। तो इनका ये कहना है कि हमास मिलिट्री को और हमास को वहाँ आने दिया जाए। ये प्रपोजल इनका था। वहाँ पर नेतन्याहू तो उन्होंने बोल दिया है कि वो प्रपोजल इस तरह का नहीं मानेंगे, वो हमास का खात्मा ज़रूर करेंगे। हॉस्टेजेस की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और उन्होंने कुछ प्रपोजल्स को माना है बट कुछ को उन्होंने अप्रूव नहीं किया। हालांकि अभी पूरी तरह बातचीत सामने नहीं आई है क्योंकि थोड़ा बहुत प्रपोजल लीक हुआ है। कहा जा रहा है कि लेबनान के एक पेपर में प्रपोजल हमास की तरफ से ही लीक किया गया है। लेकिन देखिए जोर तो बहुत है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जोर है, इलेक्शंस हैं और वहाँ पर भी जनता जो है नहीं चाहती है इस तरह का ये चलता रहे जिस हिसाब से चल रहा है। बहुत किरकिरी हो रही है इजराइल की भी, खास करके मानवीय आधार पर जो गाज़ा में हो रहा है, जो एक्चुअल है वहाँ पर। और एक सर्वे एसोसिएटेड प्रेस ने किया था एक ग्रुप के साथ अमेरिका में, और इनका कहना है कि 50% जो अमेरिका के एडल्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने बहुत ज़्यादा कर दिया है, इतना ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए था गाज़ा में। यूरोपियन यूनियन को डर ये है कि इजराइल साउथ गाज़ा से और आगे मत बढ़ जाए। राफा जो बॉर्डर है इजिप्ट और इजराइल का, या मैं कहूँगा गाज़ा का, वहाँ पर मैक्सिमम जो है अभी पैलेस्टीनियंस गए हुए हैं क्योंकि साउथ गाज़ा से भी इन्होंने उनको बाहर किया है। तो वहाँ पर इन्होंने इनके इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अगला ऑपरेशन वहीं होगा क्योंकि वहीं पर हमास के लोग हैं। लेकिन एक डर है क्योंकि वो अगर इजिप्ट बॉर्डर पर पहुँच गए तो ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। इसी बीच में हौतीज़ और हिजबुल्लाह अपनी जारी रखे हुए हैं।
तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ न कुछ पीस प्लान जरूरी है, और उस पर जब प्रगति होगी तभी बात आगे बढ़ेगी। हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं दोनों के लिए। इनका सोचना है कि हमास जो है अपने आप को और मजबूत करेगा, और वेपन्स हथियार आएंगे। फौज जो है उसको थोड़ा समय चाहिए, वो भी रिग्रुप करके और एक्शन करेगी। अगर और लोग आ गए तो मुश्किल हो जाएगा, और 103 महीने बहुत लंबा टाइम होता है किसी को भी ट्रेन करने, रिग्रुप करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्लस हॉस्टेजेस के बारे में खास करके, जिसको बहुत क्लियर डिटेल्स नहीं है। लेकिन प्रेशर, मैंने जैसे कहा, इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी है, डोमेस्टिक प्रेशर भी काफ़ी है इजराइल में बंधकों के लिए। तो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा और निकलना चाहिए, जिससे कि खास करके जो मानवीय चीज़ें हैं हॉस्टेजेस का, और इतने लोग जो मारे जा रहे हैं वहाँ पर, औरतें, बच्चे, बाकी भुखमरी है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। खास करके वहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनको वो चीज़ नहीं हो। और जो टू नेशन जो थ्योरी है या टू नेशन का प्रस्ताव है फ़लस्तीन और इजराइल को एग्जिस्ट करने का, उस पर कितनी आम सहमति बनती है, क्योंकि तकरीबन पूरी दुनिया ये चाहती है। हालांकि नेतन्याहू तो ये अभी नहीं चाहते हैं, लेकिन इसमें भी उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बात आगे बन पाएगी। सर, रूस से लड़ रहा यूक्रेन अब आपसी संघर्ष में ही उलझ गया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और अब उन्हें हटाने की फिराक में भी हैं। क्या इससे यह युद्ध बाधित होगा? जो यूक्रेन का जो पलटवार है, क्या उस पर इसका कुछ असर पड़ेगा? नीरज जी, देखिए, रूस यूक्रेन में अगर देखा जाए तो यूक्रेन में तो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी परेशानी, उसकी जो उलझन है बहुत है इंटरनल। अभी उसके ही लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई ज़बरदस्ती लड़ी जा रही है, कोई फ़ायदा इसमें नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आधी से ज़्यादा जनता उनकी डिस्प्लेस हो गई है, हजारों मर गए हैं, लाख से ऊपर बाहर हैं। तो उनके पास, लाख नहीं, लाखों बाहर हैं, करोड़ के आसपास डिस्प्लेस हो गए हैं। तो अब उनके पास आधी पॉपुलेशन यहाँ वहाँ रह गई है। इतनी ज़्यादा वेपन्स, एम्युनिशन मिले हैं उनको बाहर से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। करप्शन के चार्जेज अलग लग रहे हैं कि करप्शन बहुत हुआ है, पैसे इधर से उधर हुए हैं। और इसके साथ अभी जो उनकी खुद की उलझन हो गई है जेलेंस्की की अपने ही आर्मी से, आर्मी चीफ से, उनके ऊपर प्रेशर इतना आ रहा है, अमेरिका से पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, एड मिल नहीं पा रही है, क्योंकि हम जो अमेरिका के जो रिपब्लिकन्स हैं वो ऑडिट मांग रहे हैं कि हमने जितना दिया है उसका मिला क्या है, हुआ क्या है। और वही चीज़ यूरोप के कुछ देशों में हो रही है। उनका अपना एम्युनिशन ख़त्म हो गया है, जिस वजह से उन्होंने अपना कोलिशन बनाया था, वो जो है कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ 1% अपने यूरोप में, यूरोपियन यूनियन के डिफेंस में खर्च करेंगे बजट पर, डिफेंस के लिए। अब उनका 2 से 3% जा रहा है। मिनिमम एम्युनिशन उनके पास नहीं है, उन्होंने इतना ज़्यादा दे रखा है यूक्रेन को। खाद्य पदार्थों पर, फूड ग्रेन्स पर यूक्रेन का जो है इन देशों में आ रहा है। उनके जो किसान हैं, लोग हैं, वो जो है इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, पोलैंड में, हंगरी में, बाकी जगह पर, क्योंकि उनको पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है अपने जो उनकी उपज है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको उलझा के रखी हुई हैं। रूस रुका नहीं है। अभी आप देखिए, पिछले तकरीबन अगर आप 24 घंटे या 36 घंटे लीजिए, 100 से ज़्यादा इनके, रादर 1000 में कहूँगा, सोल्जर से लेके बाकी लोग मारे गए हैं रूस की स्ट्राइक में। इससे पहले इन्होंने लिचांस में यूक्रेन ने स्ट्राइक किया था, जहाँ 25 लोग मारे गए थे रूस के। उसके बाद रूस की स्ट्राइक हुई है। रूस मिसाइल, आर्टिलरी, रॉकेट्स ये लेकर के, एयर ये लेकर के इनके ऊपर अटैक किए ही जा रहा है। इनको जो है कुछ नहीं हो पा रहा है। और कहा तो ये जा रहा है कि खासकर ये जो खार्किव का एरिया है, वहाँ पर रोज़ 2000 के आसपास शेलिंग रूस कर रहा है। तो ये जो
अद्विका में देखिए, अद्विका में लग रहा है कि अब किसी भी दिन, हालांकि 6 महीने से लड़ाई चल रही है अद्विका की, बाहर तो पूरा कैप्चर कर लिया है, सराउंड कर लिया है रूस ने, अंदर जो है 1/3 पर उसका कब्जा है, बाकी पर नहीं है। तो बाकी पर भी वो लग रहा है कि कब्जा कर लेगा। अगर वो हो गया तो एक बहुत बड़ी मेजर सिटी निकल जाएगी। मेजर तो नहीं है लेकिन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रीमिया को कनेक्ट करने में या डोनेट्स्क को कनेक्ट करने के लिए मेन लैंड से रूस के एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो ये जो है हम ये देख सकते हैं कि यूक्रेन जो है अब बहुत मुश्किल में है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह से। लोग नहीं आ रहे हैं। अभी इनके आर्मी चीफ से क्यों बात होगी, आर्मी चीफ ने 3-4 पॉइंट बोले हैं। उनका कहना, वो चाहते थे कि 5 लाख तकरीबन और रिक्रूटमेंट हो, जरूरत है आगे लड़ाई में। उन्होंने ये कहा है कि आर्म्स एम्यूनिशन जितने होने चाहिए उतने हैं नहीं। करप्शन का भी नाम उन्होंने लिया है कि चीज़ें पूरी पहुंच नहीं रही हैं, टाइम से आ नहीं रही हैं। जो आर्म्स एम्यूनिशन जिस तरह यूक्रेन में बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू था जो उन्होंने दिया था। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, उनके बीच में आपस में मतभेद हुए हैं। प्लस मुख्य चीज़ है जिसके नाम पर यूक्रेन ने अपनी ट्रेनिंग कराई थी फोर्सेज की, बिलियंस डॉलर्स का उन्होंने एड लिया था, आर्म्स एम्यूनिशन लिए थे, टैंक से लेकर के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर से रॉकेट्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, सब लिया उन्होंने कि वो काउंटर ऑफेंसिव करेंगे। लेकिन वो जो है उसमें आगे बढ़ नहीं पाए, उनकी सेना बढ़ नहीं पाई। वो ब्लेम कर रहे हैं चीफ को, आर्मी चीफ को, जो आर्मी चीफ का कहना है कि ये चीज़ें जो चाहिए थी वो उनके पास मिली नहीं। और जहाँ तक इनको उसके बाद इनके ऊपर जब इतना प्रेशर पड़ा तब इन्होंने कहा कि चीफ हमें पूरा नहीं मिल रहा है, इसलिए लीडर्स बदले जाएंगे। इनफैक्ट इनके फॉरेन मिनिस्टर ने तो यहाँ तक बोला है एक इंटरव्यू में कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप भी बदली जाएगी और पीएम का, प्रधानमंत्री का ये प्रोरोगेटिव है कि वो आर्मी चीफ को या जिसको भी बदलना चाहें बदल सकते हैं। और एक नई शुरुआत बहुत ज़रूरी है। नए लोग आएंगे, नई शुरुआत करेंगे, नई आइडियाज़ के साथ आएंगे, ये कहना है नेतन्याहू और इनके जेलेंस्की और उनके जो ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये चीज़ वो ले करके चल रहे हैं। ब्लेम गेम जरूर बीच में था कि जो मैंने अभी कहा कि आर्मी चीफ ने बोला कि पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, यहाँ करप्शंस हो रहे थे, एम्यूनिशन, आर्म्स एम्यूनिशन जिस मात्रा में आने चाहिए नहीं आ रहे थे। अगर लिया जाए तो उनके कहने का मतलब ये था कि जितनी एड आई थी, जिस हिसाब से आना चाहिए था आर्म्स एम्यूनिशन, वो शायद काफ़ी कुछ करप्शन की वजह से नहीं आया। उनको रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, लोग अपने आप आ नहीं रहे हैं फौज में। और रशिया पर जितने सैंक्शंस हुए थे रूस पर, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि रूस तो अपनी क्षमता बढ़ाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में भी इन्वॉल्व करके अब वो यूक्रेन को पीछे छोड़ दिया उसने, उसकी बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी, लोग वहाँ देख रहे हैं। और उनका ये कहना है, उनके आर्मी चीफ का, नेतन्याहू के, कि सिर्फ मिलिटरली हम रूस को डिफीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, उसमें जो है इकोनॉमिकली उसको भी हराना बहुत ज़रूरी है, जो फ़र्क नहीं पड़ रहा है रूस पर। तो ये कुछ चीज़ें थीं। और अभी देखिए रूस ने जो है अभी भी डोनेट्स्क में काफ़ी आगे हो गया है। वो अभी भी वो वहाँ पर तकरीबन 57% एरिया के कब्जे में है, आगे वो बढ़ सकता है उसमें। और उसने बखमूत में 10 अटैक्स करीब कर लिए हैं, थोड़ा आगे बढ़ा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन यूक्रेन ज़्यादा उसको रोक नहीं पाएगा अगर ये अटैक्स बढ़ते रहे। और रशिया जो है, रूस अभी भी क्रीमिया में ज़रूर वल्नरेबल है। क्रीमिया में कुछ आपने अटैक्स हमने देखे थे, एक आज शिप्स को भी मारा था, डुबाया था इसने, यूक्रेन ने, खास करके स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो यूके से मिली थी, इंग्लैंड से, उससे, और बाकी कुछ और लेकर के अपने मिसाइल जो मिली, इवन पैट्रियट मिसाइल्स को यूज़ किया था उन्होंने अपने एयर डिफेंस में, जिससे इनको फ़ायदा हुआ था। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी रूस वहाँ से लॉन्ग रेंज अटैक, रेकी स्ट्राइक करने के लिए तैयार है और कर भी रहा है। तो इस वजह से ये फ़र्क पड़ रहा है। और अगर ये अपने आर्मी चीफ को हटाते भी हैं,
जेलेंस्की, तो लाने के लिए उनके पास उनके दो लोग हैं। एक तो उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ हैं और दूसरे उनके जो एक आर्मी कमांडर हैं, सिर्स्की नाम है उनका। बट ये भी कहा जा रहा है, देखिए कि जो सैन फेलियर क्यों हुआ, ये चीफ ने पूरा तो नहीं बोला डायरेक्टली अपने इंटरव्यू में उनके आर्मी चीफ ने, लेकिन ये उन्होंने जरूर एक चीज़ जरूर आई उसमें कि जेलेंस्की ने इंटेलिजेंस अपने अंडर कर रखा था डायरेक्ट, और एयरफोर्स को, तो उनके ऊपर आर्मी चीफ का अधिकार नहीं था, इसलिए वो भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये बात आगे बढ़ी है, और इसका नुकसान भी हो रहा है क्योंकि अभी भी सिविल में और यूक्रेन के फौज में जो उनके आर्मी चीफ हैं उनके बारे में लोग उनको काफ़ी रिगार्ड करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि 2022 की लड़ाई जो जल्दी ख़त्म कर लेता यूक्रेन पर कब्जा करके रूस, वो नहीं कर पाया। उन्हीं की वजह से 3 दिन में जो कहा जा रहा था कि रूस अपनी सेना लेके आगे बढ़ आया था और कीव के ऊपर आ जाता, सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था, वो नहीं हो पाया इसी आर्मी चीफ की वजह से। और जो आर्मी चीफ हैं, बाकी उनके जो ऑफिसर्स और जवान हैं, वो भी उनको बहुत हाई एस्टीम में रखते हैं, रिगार्ड करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनको निकाला जाए, उनको डिसमिस किया जाए। और एक चीज़, दो चीज़ और भी आ रही है कि शायद जेलेंस्की डर रहे हैं कि ये आर्मी कू ना हो जाए और उनको हटा करके आर्मी चीफ खुद ही यूक्रेन को कंट्रोल करने लगे। एक ये भी रीजन आ सकता है। लेकिन अगर इनको हटाया जाता है तो काफ़ी मोराल डाउन होगा फौज का, और फौज की जो ट्रस्ट है, जो फौज अभी भी रखती है जेलेंस्की के बीच में, वो काफ़ी हट जाएगा। और ये चीज़ सब जानते हैं कि जेलेंस्की ने कई चीज़ों में डायरेक्टली एक्ट किया है, अपने आर्मी चीफ को बाईपास किया है, तो ये सब चीज़ें उनके खिलाफ जाएंगी। और जेलेंस्की को भी ये लग रहा है कि अगर आज डिसमिस करते हैं या वो आगे आ गए तो कल जब भी वार हटती है, दोबारा इलेक्शंस होते हैं, तो हो सकता है वो खुद ही कैंडिडेट बन जाएं और इनके जो एम्बिशन है, कुर्सी हैं, वो भी इनके नीचे न रहे। इसीलिए उन्होंने एक्चुअली ऑफ़र किया था एक दूसरी पोस्ट उनको, नेशनल सिक्योरिटी की, जो उन्होंने नहीं लिया है अभी आर्मी चीफ ने। तो इस वजह से अभी भी इस पर बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन मोराल ज़रूर डाउन हो रहा है, फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन या नाटो भी कह रहा है कि वो भी बहुत खुश नहीं है कि प्रेसिडेंट चीफ को हटाया जाए। तो अभी ये जो पॉलिटिकल या जो इनकी उलझन है जेलेंस्की की बरकरार है, उनको ये देख के चलना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, डोनर देश है उनको क्या दिखाना चाहते हैं, अपनी देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको वो लेके चलेंगे, तभी ये बात आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज कुछ जगह पर यहाँ तक कहा जा रहा था कि यूक्रेन के फौजियों ने तो सरेंडर भी कर दिया कुछ जगहों पर रूसी फौजियों के पास। तो अगर ऐसी चीज़ होगी, मोराल डाउन होगा, तो ये फिर कितना भी हथियार और एड ले लेंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इनकी फ़ौज आगे नहीं बढ़ पाएगी, यूक्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगा, और रूस जो है फिर और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि नाटो जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा इस लड़ाई में, ये भी ये जानते हैं। इसलिए इनको जो है फौज को भी और जो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। अपनी स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी इन्हीं लोगों को साथ में लेके बनानी पड़ेगी, और अगर बाईपास किए हैं तो अभी इनको आर्मी चीफ को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सर, लाल सागर में हूतियों के हमले फिर बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों की कार्रवाई का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। इसे कैसे देखते हैं? अनिल जी, देखिए, जो रेड सी का है, खास करके हौतीज़ की अगर बात करें तो लाल सागर में, रेड सी में उनका अटैक्स अभी कम नहीं हुए हैं। हालांकि 4 अटैक्स उनके ऊपर, उनके ठिकानों पर अमेरिका कर चुका है, अमेरिका की फ्लीट वहाँ पर है। अभी जो है कुछ और देशों ने अपने शिप्स वहाँ डाले हैं, और अभी
यूरोपियन यूनियन भी प्लान कर रहा है कि वो भी कंबाइंड अपनी एक टास्क फोर्स भेजेगा वहाँ पर, जिससे कि जो जितना इफेक्ट हो रहा है ये जो मालवाहक जहाज जो कॉमर्शियल शिप्स जा रहे हैं कॉमर्शियल शिपिंग पर, वो नहीं हो, क्योंकि इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क इसका पड़ रहा है। और अभी भी ये अटैक्स हौतीज़ के चल रहे हैं इसके ऊपर। तो ये जो मेजर थ्रेट है वो कोई नहीं चाहता, इसको ज़रूर चाहते हैं कि इसका फ़र्क पड़े। हालांकि 20 जनवरी को ही 18 जनवरी से रादर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था अमेरिका ने, खास करके जब 20 जनवरी को उनके यहाँ उनके टावर 22 जो इजिप्ट में उनका बेस है उस पर अटैक हुआ था उसके बाद, और कहा गया था कि ये सेल्फ डिफेंस अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें कर रहे हैं। और ये नहीं, देखिए इनके बेसेस जहाँ भी हैं इजिप्ट में, सीरिया में, लेबनान में, अमेरिका के जो बेसेज हैं वहाँ पर अटैक्स करते रहे हैं। हिजबुल्लाह वहाँ करता रहा है, हौतीज़ यहाँ करते रहे हैं। तो ये रुका नहीं है, थोड़ा बहुत लगाम जरूर लगी है, लेकिन जो ये शिपिंग पर है वो अभी भी नहीं रुकी है। और जो 3-4 इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है, स्ट्राइक की है, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक किए हैं। अमेरिका का कहना है कि तकरीबन 186 के आसपास इनके मारे गए हैं हौतीज़ या मिलिटेंट्स जो भी साथ में थे। हालांकि हौतीज़ ने कहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और उन्होंने कहा कि हम भी माकूल जवाब देंगे और इससे हम डरेंगे नहीं, अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। तो कितना फ़र्क पड़ता है तो देखना पड़ेगा, लेकिन ज़रूर इन्होंने कोलिशन ने मिल करके अपना अमेरिका और इंग्लैंड ने इनके जो बेसेस हैं मिसाइल्स में, प्रोडक्शन एरियाज हैं, वेपन्स जहाँ पर इनके स्टोर्स हैं, वहाँ पर उन्होंने ज़रूर टारगेट किया है नष्ट करने के लिए। और ज़रूर फ़र्क तो कुछ पड़ा ही है। मतलब देखिए, पहले में उन्होंने तकरीबन पहले असॉल्ट में 85 टारगेट थे इनके, दूसरी बार में उन्होंने 13 लोकेशन में तकरीबन 33 लोकेशंस पर किया, उसके बाद भी उन्होंने किया थर्ड वेव में भी। तो इसलिए जो इन्होंने एमएन में जो भी सीरिया और एमएन में खास करके जो भी आइडेंटिफाई टारगेट्स थे वहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट अटैक्स किए हैं। हौतीज़ के जो भी वहाँ पर मेन जो उनके एरियाज थे, और हमें मालूम है कि मैक्सिमम हौतीज़ ही कंट्रोल कर रहे हैं। एमन की गवर्नमेंट तो ऐसे ही बाहर है, उनके पर कुछ ही एरियाज पर असर है। और वो गवर्नमेंट ने बोला है अमेरिका को कि हमको आप हथियार दीजिए और हमको ताकत दीजिए कि हम इनको बाहर कर पाएँ। और इसमें अमेरिका ने ताकत लगा दी थी। F-18 फाइटर्स अपने ले आए जो USS एंटरप्राइज से आए, जो वहाँ पर ऑलरेडी है रेड सी में, और कुछ डायरेक्ट आए थे अमेरिका से जो फाइटर्स जो जिन्होंने इस पर अटैक किया। और हालांकि मोहम्मद बुखारती जो हौती के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बोला कि हम जो है एस्केलेशन के साथ करेंगे, हम भी जो है और एस्केलेट करेंगे। मतलब वो अपने अटैक्स जो अमेरिकन बेसिस पर हैं और रेड सी में उसको और बढ़ाएंगे, जितना कि अमेरिका और बाकी देश इनके ऊपर बढ़ाएंगे। तो इस वजह से जो अटैक्स इन्होंने किया इनके वेपन साइट्स पर, रडार्स पर, और जो बेसिस थे इनका ये था कि खासकर रडार साइट्स और मिसाइल बेसिस को हम डिस्ट्रॉय करें। अमेरिका और जो ये इंग्लैंड की स्ट्राइक थी कि इनके जो आइज और ईयर्स हैं देखने और सुनने वाली, उनको बंद करो, जिससे कि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए कि ये उस पर कार्रवाई कर सकें, और वेपन्स भी इनके ऊपर इनके कम किए जाएं या डिस्ट्रॉय किए जाएं। तो ये जो है इन्होंने जो बताया है उसके हिसाब से कुछ मैक्सिमम जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। कुछ एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आए हैं, क्योंकि वही मिसाइल्स पर से अटैक करते रहे हैं हौतीज़। और जो अभी जो है अमेरिका और इंग्लैंड ने अभी भी बोला है कि हम अगर ये रुके नहीं तो हम कांस्टेंट अटैक करते रहेंगे। हालांकि सब जानते हैं, उनको भी पता है, उन्होंने बोला भी कि ईरान इनकी मदद कर रहा है, वो सारे ईरान समर्थित ग्रुप्स हैं, सारे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो इजराइल के विरुद्ध इन्होंने खड़ा किया ईरान ने, उसके मेंबर्स हैं। और अभी ईरान इनके डायरेक्ट तो नहीं आना चाहता, ईरान ने भी बोला कि डायरेक्ट लड़ाई नहीं चाहिए, अगर कुछ हुआ तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन इनको साथ में लेके इनके थ्रू जो है अब ईरान चाहता है कि ज़मीन, रेड सी जो सी का एरिया है, और एयर, उस पर भी मिसाइल और अपने हेलीकॉप्टर से इनको दे करके कंट्रोल करे उस इलाके में और अपना वर्चस्व बढ़ाए।
तो अमेरिका ने भी और इंग्लैंड ने बोला है कि वो डायरेक्टली ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कि ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलिवन, उन्होंने बोला है कि हम जो है अपने जो सेल्फ डिफेंस में है उसकी कार्रवाई करते रहेंगे और इंटरनेशनल लॉ जो मेंटेन कराना है शिपिंग का, उसके लिए भी कार्रवाई करते रहेंगे। तो ये जो उनका ये भी कहना है कि मैक्सिमम जितने लोग हैं, ये तो जो ईरान के इस्लामिक जो गार्ड है, रिपब्लिकन गार्ड्स, उनके आदमी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। अभी जो इनका एक और न्यूज़ आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक स्पाई शिप है ईरान की, बैसाद नाम है स्पाई शिप का, जो कि एक्चुअली एक कॉमर्शियल शिप रजिस्टर्ड है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें ईरान के जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो देख रहे हैं। ये भी रेड सी के इलाके में है। कहने के लिए तो एक कॉमर्शियल शिप है, रजिस्टर्ड है, लेकिन एक स्पाई शिप की तरह काम कर रही है। वही है जैसे कि चीन की स्पाई शिप के बारे में बात होती है, और इनका कहना है कि ये जो शिप है ये इंफॉर्मेशन हौतीज़ को दे रही है। तो एक ये भी चीज़ है जिस पर हो सकता है वो कार्रवाई करने की सोचें, और इनसे इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रही है। और अभी 6 फरवरी को परसों ही जो है एक यूके की जो लिंक्ड शिप है उसके ऊपर हौतीज़ ने अटैक किया था। तो ये जो कहा जा रहा है कि अभी रुक नहीं रहा है इनका हौतीज़ का, जो जिस तरह से वो अटैक अपना कर रहे थे और जिस तरह से वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं शिपिंग को टारगेट करने के लिए। तो ये एम मेरे ख्याल से यही होगा यूक्रेन और जो बाकी अमेरिका का और इंग्लैंड का, कि इनकी कैपेबिलिटी को कम करें। लेकिन देखिए हौतीज़ को हम पहले बात कर चुके हैं, फुल फ्लेजेड आर्मी है वो, उनकी आर्मी विंग है, एयरफोर्स विंग है, नेवल विंग है, 1 लाख से ऊपर उनके पास उनकी सोल्जर्स हैं, और एमनिशन, आर्म्स एमनिशन उनको पहले से मिला हुआ है, मिल रहा है, कुछ वो असेंबल कर रहे हैं। तो इसलिए जो है उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। तो कितना डिग्रेड हो पाते हैं, कितनी जल्दी हो पाते हैं, कब वो अपने हाथ खड़े करते हैं, हथियार डालते हैं, तभी जो चीज़ें रुक पाएंगी, अदरवाइज जल्दी रुक नहीं पाएंगी। इसी बीच में देखिए गल्फ़ ऑफ एडन में भी जहाँ पर ये कार्रवाई करते हैं हौतीज़ उधर से रेड सी में, वहाँ भी जो है उनके जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बदल दिया गया है, और एक एंटी हौतीज़ करके उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको अभी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो हो सकता है वहाँ भी थोड़ा ये फ़र्क पड़े इसकी वजह से। और इस वजह से जो है जैसे मैंने कहा कि जब तक उनको डाउनग्रेड नहीं किया जाता उस लेवल तक, और ईरान की बैकिंग मिलती रहेगी, रशिया और चाइना का सपोर्ट रहेगा अनडिक्लेयर्ड उनको, तो ये चलते रहेंगे। और जहाँ तक मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि ये इज़राइल के अगेंस्ट पूरी सपोर्ट जो कि पूरे अरब का है, पूरे देशों का, सब मिल के कर रहे हैं, तो वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है। भारत को मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें इफेक्ट ज़रूर है, लेकिन अभी तक चूँकि हमारा नियरली 45% जो इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इसी रूट से होता है, तो इस वजह से ज़रूर इफेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी डायरेक्ट जो बात ईरान से है या रूस से है, उनके साथ, रूस से तो हम वैसे ही मैक्सिमम ले रहे हैं अभी पेट्रोलियम अपना वहाँ से, तो उससे हमारा काम चल रहा है। लेकिन ईरान से हमारे अच्छे संबंध हैं, बाकी जो देश हैं अरब के उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे ऊपर डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़े। दूसरे साथ हमें उनको भी पता है कि भारतीय नौसेना जो है कितनी इफ़ेक्टिव है, कैसे उन्होंने अपना ही नहीं दूसरे देशों को, पाकिस्तान को भी, उनके भी लोगों को बचाया है सी पायरेट से। तो भारत आत्मनिर्भर भी है और इनके साथ भी मिलकर के चलना चाहता है जो देश हैं, कि वो भारत का नुकसान ना हो पाए रेड सी में खास करके। सर, पाकिस्तान में धमाकों के बीच हुए चुनाव को कैसे देखते हैं आप? एक तरफ हम देख रहे हैं कि धमाके हो रहे हैं और तमाम जो विपक्षी नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया है। ऐसे में कितने निष्पक्ष चुनाव वहाँ पर
होंगे? नीरज जी, देखिए, पाकिस्तान का इलेक्शंस जब भी होते हैं तो ये कहा जाता है कि इलेक्शंस की रिजल्ट पहले ही पता रहता है। जी। और मेरे ख्याल से उनके इलेक्शंस होते ही पहले ही रिजल्ट देकर ही यही पार्टी सामने आएगी। पिछले में देखिए, इमरान खान का सभी कह रहे थे कि उन्होंने ही आना है क्योंकि आर्मी उनको ला रही है। जी। और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ और अभी क्या है। जी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखिए, बैकग्राउंड में देखिए, हिस्ट्री देखिए पाकिस्तान की, आप हमारी तरफ 77 साल उनके हुए, जी। 77 है, 76 लीजिए, जी। 76 सालों में उनका देखिए 23 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। जी। और लेकिन वो 23 प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 43 ईयर्स, 43 साल ही रहे हैं। जी। तो आप देख सकते हैं कि किसका कितना टेन्योर रहा है जी। प्रधानमंत्री का। उनके जी। कोई प्रधानमंत्री उनका, कोई मतलब पार्टी ले लीजिए, जी। टेन्योर पूरा कर नहीं पाई। नहीं। जी। इसके अलावा जो बाकी 33 साल बचे हैं जी। इनके, 43 43 तो वहाँ हो गए थे जी। जिसमें गवर्नमेंट थी किसी पार्टी की, जी। और 23 प्राइम मिनिस्टर थे। जो 33 साल बचे हैं, जी। इन 33 सालों में मिलिट्री रूल रहा है, जी। मिलिट्री कू रहा है इन पूरे 33 सालों में। जी। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है इनकी। और डिटेल में हम लोगों ने पहले भी एक बार बात किया था हर एक का कि किसका कितना था। और वो कहते हैं ना कि खून जो शेर के मुंह में लग जाता है, वही थी इनकी आर्मी की। जी। और वो चलता रहा, लेकिन इसी वजह से इनका जो भी डेवलपमेंट था, विकास था, नहीं हो पाया। जी। और पाकिस्तान बना इसलिए कि इस्लामिक कंट्री के इस्लाम के लिए बना, और आज आप देखिए उनकी क्या हालत क्या है। जी। तो ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं, हम सब जानते हैं, दर्शक सब जानते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आर्मी रूल रहता रहा, सारे जनरल्स आए और उनको एक बार लग गई तो चलते रहे, अपने लिए करते रहे। देश और देश की मैं कहूँगा दुर्दशा ही होती रही। उन्होंने आगे सोचा नहीं। एक चीज़ उन्होंने सोचा कि भारत के विरुद्ध जो है वो भावनाओं को भड़का के रखो, उससे फ़ायदा होगा। जी। वो भी उन्होंने चलते चलते देख लिया कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जी। नुकसान ही हुआ, उनका नुकसान हुआ। लड़ाइयाँ इतनी लड़ी उन्होंने, उसमें कुछ नहीं हुआ। जी। और फौज जो है, जो पैसा लोगों के भलाई में जाना चाहिए, डेवलपमेंट में जाना चाहिए, वो फौज लेती रही। जी। और सारे फौज बाहर अपने घर बना करके, बाकी चीज़ें बना करके बैठ गए। तो ये सब चीज़ चलती रही। हाँ, 1985 के टाइम एक टाइम आया था जब फौज को लगा कि हमको अब रूलर नहीं बनना चाहिए, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो ओवरलॉर्ड नहीं बनना चाहिए कि हर गवर्नमेंट को चलाएं, इसको चलाएं। हमको जो है या निगरानी नहीं करनी चाहिए, संरक्षक नहीं, आधिपत्य नहीं होना चाहिए, अपना नहीं दिखाना चाहिए कि हमारी सरकार है, हम चला रहे हैं। जी। उन्होंने कहा कि संरक्षक बन के रहो, सामने मत आओ। तो उन्होंने थोड़ा सा शुरू किया 1985 से, जो भी आते रहे। लेकिन 1999 आते आते, वो कहते हैं ना, वो जो खून था, जो हम बात कर रहे थे शेर के मुंह वाला, वो नहीं गई। फिर वहाँ कू हो गया था। और आपको पता है उस समय जनरल मुशर्रफ आए थे, जिन्होंने 2 टेन्योर लिया। पहले सीईओ बने पाकिस्तान के, जो समय कहा गया कि भाई पाकिस्तान क्या कोई देश है कि कंपनी बन गया है। जी। तो वो सीईओ रहे, और सीईओ भी रहे और मिलिट्री चीफ भी रहे। जी। सारा कुछ लेके चलते रहे। तो आप देख लीजिए उस समय भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कारगिल और की लड़ाई करवा दी, और जिससे उनका ही ज़्यादा नुकसान हुआ दुनिया में। और उसके बाद सिचुएशन ऐसी बनी, लोग उनके अगेंस्ट हो गए, जुडिशरी भी लगभग अगेंस्ट हो गई, और उनको जाना ही पड़ा। जी। तो ये जो चीज़ें आई, और देखिए उनकी हालत क्या हुई थी, कैसे उनकी डेथ हुई, कहाँ रहे। तो ये सब चीज़ें देख करके ये सोचने वाले पर मजबूर करता है कि ये अचीव किया हुआ पाकिस्तान को उनको बनने के बाद। तो ये जो है उसके बाद के भी देखिए, अगर 2008 वाले इलेक्शन उनके बाद हुए थे, उसके बाद 2017 के भी जो दोबारा जो इलेक्शंस हुए, उसमें आप देखिए उनको नवाज शरीफ को बाहर किया गया। जी। फिर उनके ऊपर केस लगाए गए, कितनी चीज़ें हुई। जब इमरान खान थे, जी। नवाज शरीफ बाहर रहे, उनकी पहले मिलिट्री से बनी, फिर मिलिट्री के अगेंस्ट वो भी हो गए थे, तो उनको बाहर होना पड़ा। इमरान आए, इमरान को कहा गया कि फौजी लाई है। जी। और इमरान जब आए, कुछ साल तक तो रहे, उसके बाद ये भी जो है फौज और आर्मी और अमेरिका दोनों से दूर होने लगे। जी। और आपको याद है, हम लोग पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान को तो 3 ही लोग चलाते हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। जी।
तो ये अमेरिका से भी अगेंस्ट, अमेरिका के खिलाफ इन्होंने काफ़ी कुछ बोला, और फौज के भी, अपने आर्मी के। जी आपको याद होगा उन्होंने इसमें यूक्रेन की, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई में वो अगेंस्ट हुए थे अमेरिका जी के, जी और उन्होंने भारत का बहुत उस भारत के बारे में उन्होंने बड़ाई की थी, भारत का ये बोलते हुए कि अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है। जी तो वो सब करने के बाद वो भी आर्मी के अगेंस्ट हो गए, जी। क्योंकि इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा था, वो जी। कुछ कर नहीं पा रहे थे। जी। तो इस वजह से उनको भी जाना पड़ा। जी और अब देखिए, उनकी भी देखिए क्या हालत है, बिल्कुल, एक तरह से पार्टी ही नहीं रही। पार्टी नहीं रही, और इलेक्शन से बताइए 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उनको जो है 14 साल की मियाँ बीबी दोनों को जो दोनों है को जेल हो जेल दी जाती है। जी उनके कोई कार्यकर्ता नहीं रह गया। कार्यकर्ता चलिए अगर हैं भी तो कोई ऐसा लीडर नहीं है। उन्होंने बोला जरूर है अपने लोगों को इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए, जी क्योंकि पार्टी सिंबल है ही नहीं उनके पास, जी और कोई इकट्ठा करने वाला उनको नहीं है। अब आर्मी को भी और बाकियों को भी नवाज शरीफ को वापस लाना पड़ा। जी। उनके भाई शहबाज शरीफ थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। जी इकॉनमी की देखिए क्या हाल है, उनके फौज भी जो है लोगों के नज़र से उतर चुकी है, जी। गिर चुकी है। जी हालांकि जो अमेरिका ईरान के साथ इनका हुआ था कि ईरान ने पहले इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उन्होंने स्ट्राइक की, जी उससे ज़रूर थोड़ी सी आर्मी की हुई कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हाल है। वही आर्मी जो भारत के साथ हमेशा आग सुलगाती रहती थी कश्मीर और एलसी और बाकी पर, जी कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि उनको भी देखना पड़ा है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा इनसे। जी जी तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस बैकग्राउंड में लेकर के इलेक्शंस चल रहे हैं। अब देखिए, अगर बैकग्राउंड में और जोड़ दें तो इन्फ्लेशन 30% चल रहा है वहाँ। जी डेट देखिए उनकी कितनी है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्ज ले रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे बजट में जितना उनका कर्ज है उससे ज़्यादा कश्मीर का बजट है। जी जो इस बार मोदी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो कश्मीर का बजट डाला है, जी वो जो है उनकी जो डेट है जी उससे ज़्यादा है। जी तो अब वो चीज़ नहीं रह गई, और जो कहा यही जा रहा है कि जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं प्री डिटरमिन्ड है, मतलब शहबाज शरीफ को तो आना ही आना है, जी ये लोग मान के चल रहे हैं। दूसरी बात, इनके देखिए जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जो परसेंटेज रहा है इनको वोटर परसेंटेज जी 50% या उससे नीचे ही रहा है। जी कभी 1970-71 में कहीं इनका 70% था। जी आप देख लीजिए आप कि वैसे डाउन हो रहा है। जी अच्छा, डाउन का एक चीज़ और है, देखिए मैक्सिमम इनके जो वोटर्स हैं आज की डेट में 30 साल से नीचे वाले हैं, जी मतलब यंग हैं। जी और ये यंग जितने हैं, इनकी सोच अब वो पुरानी नहीं रह गई जी कि बदला लो या ये करो, और जो चीज़ें फौज या बाकी, वो आप समझदार हैं, समझते हैं उनको कि क्या चाहिए। आप देख सकते हैं जब इन्फ्लेशन इतना हाई है, सब कुछ है, वो कहते हैं कि आधे तो क्वेश्चन करने लगे हैं कि हम अलग क्यों हुए भारत से। जी दूसरा, उनको फौज की अब वो नहीं है कि फौज ही सब कुछ करेगी, वो सोच लेकर के नहीं चल रहे हैं। जी तो ये एक नया आया है। दूसरी चीज़, इवन अगर आप पिछला इलेक्शन देखिए, इमरान खान को जिताने में मैक्सिमम हाथ जो था, ये नौजवान या 30 से नीचे वाले में इनका था। जी तो अभी भी वही हैं, और चूंकि उनको अगर उनके माकूल इन्वायरमेंट, वातावरण नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएंगे जी इसमें पार्टिसिपेट करने में, जो कि एक मेरी तरफ से ठीक चीज़ नहीं है। बिकॉज वो नहीं आएंगे आगे, तो नए आइडियाज़ नहीं आएंगे और लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी देखिए, वायलेंस की आप बात कर रहे थे, कितना ज़्यादा हुआ पिछले कुछ सालों में। 2 ही साल लीजिए आप, देखिए उनके यहाँ 7, 8, 9 तो अटैक हो रखे, टेररिस्ट के हो रखे हैं। जी फौज पर देखिए 3 बार अटैक हुआ, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी, जी जहाँ एक को आपने देखा कि 10-11 लोग मारे गए थे फौज के। अफ़गानिस्तान से इनका क्या चल रहा है वो हमें पता ही, हम लोग बात कर चुके हैं उसके ऊपर कि उनके साथ भी इनकी नहीं बन रही है, जी जिसको लेकर के तालिबान के साथ ये चल रहे थे। ईरान के साथ हम देख ही चुके हैं। जी चीन को आना पड़ा इन दोनों में मीडिएट करने के लिए, इनको साथ में लाने के लिए। और अभी देखिए 2 दिन पहले बलूचिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ, 2 ब्लास्ट, 24 लोग मारे गए, जी 40 से ज़्यादा उसमें घायल हुए हैं जी इसमें। और पार्टी जो थी वो जेयू थी, जमाते उलेमा इस्लामी, जिसको कि ये अब टेररिस्ट बोली या जो भी बोली, वो पार्टी लेकर के चल रहे हैं। जी तो ये चीज़ें तो
इनकी होनी है, जो कि मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है, बिकॉज इससे ये ठीक हालात होंगे नहीं। हालांकि इनके इलेक्शन में देखिए तकरीबन कहते हैं कि 2 करोड़ 40 लाख रजिस्टर्ड हैं वोटर्स, और करीब 2 करोड़ के आसपास या कमी जी जो आएंगे इसमें, और इसमें वोट डालने के लिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें पार्टियां जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, 11-12 मेजर पार्टियां हैं। जी पीएमएल है, पीपीपी है, जेयू है, इसकी पीटीआई है जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रही है, जमात इस्लामी है, जी जमात उलेमा इस्लाम है, फजलुर रहमान की पार्टी जिसकी हम बात कर रहे थे। जी जी अब वो बताइए, फजलुर रहमान की पार्टी को अगर वोट मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि आगे होगा क्या। जी पख्तून की पार्टी अलग है, बलोच बीएलए की पार्टी अलग है। तो ये सारी मिलाकर के करीब रजिस्टर्ड तो उनके यहाँ 151 है कितनी पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, बट ये मेन जो पार्टीज हैं ये कुछ चल रही हैं जो इसमें हैं इनके साथ। लेकिन ये क्या करेंगे, इनका बैकग्राउंड मैक्सिमम हमें पता है जी कि किस आधार पर लड़ रहे हैं, किस चीज़ में हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छा तो इंडिकेशन तो नहीं है जो दे रही हैं। 2-3 चीज़ें मुझे जो लग रहा है, जी देखिए आर्मी तो ऊपर रहेगी, इतनी जल्दी आप इनकी शेडो को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी चीफ इनके हैं 2022 में बने थे और अभी भी उनकी काफ़ी उम्र है, जी अभी वो चीफ रहेंगे तो कैसे वो चलते हैं। हालांकि उन्होंने अपने आप को बहुत फ्रंट स्टेज पर तो नहीं लाए थे, लेकिन सबको मालूम है कि मतलब कैसे कंट्रोल हो रहा है। अब अभी आप देखिए आज इलेक्शंस हो रहे हैं 8 बजे से, लेकिन पूरी सेंसरशिप लागू है। सेंसरशिप तो पहले ही लागू हो गया था, जी क्योंकि अब बाकियों का खबर कहीं आ नहीं रही थी। जी आज उन्होंने इंटरनेट मोबाइल पूरा बंद कर रखा है। जी अब वो आप इंटरनेट मोबाइल पूरा बंद कर रखे हैं तो वो तो कह रहे हैं सिक्योरिटी, लेकिन लोग भी तो इसी से पूछ के आते जाते हैं, सब कुछ होता है। जी और सिक्योरिटी तो पूरी आर्मी देख रही है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख ट्रुप्स जो हैं आ गए हैं सड़कों पर। जी तो वो लेकर के सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। अब सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं या वोटिंग करा रहे हैं तो खैर हमारे समझने और देखने की बात है। दूसरी चीज़ ये भी एक कारण था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये सब देखिए या तो डायनेस्टिक थी या जो ये कंट्रोल इनका था फैमिली का था, जी वोटों का था, तो उनकी वो कंट्रोल बस उन्हीं की सारे वंशज किए जा रहे थे। एक वो भी था। दूसरा जो अभी कोई ऐसा नहीं, आपने देखा किसी का टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर्स का, एक लेगेसी चली आ रही है जी जिससे कि उसमें भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो अपने आप को प्रूव कर सके कि मैं ये कर सकता हूँ बाहर से। कुछ नहीं आया। जुडिशरी बीच में जरूर एक्टिव हुई थी जी लेकिन उसको भी बीच में इन्होंने दबा दिया। आपने देखा कितने खिलाफत किया इन्होंने, पार्लियामेंट से लेकर के फौज ने बोला चीफ जस्टिस के खिलाफ। जी तो वो सब चीज़ें होती रहीं। तो ये जो है, हालांकि देखिए हम लोगों को या दुनिया को मैं कहूँगा, हमें तो भारत को तो वही है, एक स्टेबल पाकिस्तान जरूरी है जी पाकिस्तान के लिए भी, लोगों के लिए और आसपास भी, जिससे कि टेररिज्म और बाकी चीज़ें नहीं हों। जो हम कहते हैं टेररिज्म की फैक्ट्री है पाकिस्तान, वो नहीं बने, वो सब चाहते हैं जी लेकिन वो तभी होगा जब ये स्टेबल रहेगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि मेरा मानना है कि फौज भी शायद अपने आप को थोड़ा बदले अभी वैश्विक माहौल देख करके। जी क्योंकि देखिए कहीं भी हर जगह टेररिज्म को कंडम किया जा रहा है, तो आप टेररिस्ट को लेके नहीं चल सकते। जी दूसरे कंट्रीज में आप टेररिस्ट को कब तक भेजेंगे? फिर आपके वहाँ वही हाल होगा जो होता रहा है, चाहे आप मारें उनको या वो मारे जाएं। जी तो ये चीज़ें जो है इनको देखना पड़ेगा कि ये लेकर के ये नहीं चल सकते। मुझे लग रहा है कि फौज जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी आती है, नवाज शरीफ की आएगी, तो उसको बैक करेंगे जरूर जी और उनको ये कोशिश करनी चाहिए और करेंगे कि हम इनको साथ लेके चलें, जिससे लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो, जी लोगों को भी लगे कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है और कुछ दुनिया को भी लगे कि हाँ कुछ कंस्ट्रक्टिव काम चल रहा है। ये डिस्ट्रक्टिव जो टेररिज्म है, लड़ाई वाली और बाकी जो बातें हैं वो नहीं हो रहा। तो ये एक चीज़ है। क्योंकि देखिए बड़ा क्लियर हो गया है, नवाज शरीफ के आप अपने भाषण सुना होगा अभी, जो उन्होंने अभी पब्लिक स्टेटमेंट दिए हैं, पहले भी दिए थे, वो जरूर चाहते हैं संबंध सुधारना। उन्होंने खुद अभी बोला है कि हम अपने पड़ोसी से ही अगर दुश्मनी में रहेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अपने उनकी परसों का जो वो था, उन्होंने इलेक्शन रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला है
तो अभी शायद फौज जो है गवर्न करने देगी, पीछे हाथ देगी, लेकिन जो कहते हैं ना वो डंडा ले वाला काम नहीं करेगी। और हो सकता है डंडा वाला काम अगर करे तो ये जो टेररिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए करे, जी क्योंकि उनका भी इनसे नुकसान हो रहा है और उन्हीं की वजह से ईरान ने कार्रवाई की, जी उन्हीं की वजह से अफगानिस्तान से हो रहा है, उन्हीं की वजह से भारत के साथ है। जी तो नेबर्स को छोड़ के सिर्फ चीन को लेकर के चलना इनको ही पता है कि पॉसिबल नहीं होगा इतनी आसानी से। जी। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है कि मैं ये कहूँ कि एक तरह से सिविल पार्टनरशिप, सिविल और मिलिट्री पार्टनरशिप हो सकती है गवर्नमेंट में, इन द सेंस कि प्रोग्रेस के लिए, जी कि हम दोनों मिल के काम करें, कि हम आगे प्रोग्रेस करें और ये आगे बढ़ें। एक तरह से मैं कहूँगा कि आप सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बांग्लादेश का है। जी आप देखिए बांग्लादेश में दो ही तो हैं, शेख हसीना और मैडम निसाद जो हैं। जी। अब वो दो चलती हैं। फौज जो है कभी ऊपर नहीं आई, जी फौज कभी ऊपर नहीं, ये नहीं कि फौज बिल्कुल बाहर है, जी फौज बैकग्राउंड में सपोर्ट दे रही है। और आज देखिए इकोनॉमी का क्या हाल है बांग्लादेश का, जी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। जी लोग वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते जी। हैं, टेक्सटाइल्स में देखिए कितना आगे है। जी तो अगर ये उस मॉडल को भी लेके चलेंगे, बांग्लादेश के मॉडल को, जो आर्मी और उनके बीच में जो रिलेशंस है, गवर्नमेंट कोई है, दोनों जी। के साथ चलते हैं, जी। ये नहीं कहते कि यही है, और उनके उस पर चलते हैं क्योंकि पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है। जी तो वो जब लेके चलते हैं, और देखिए भारत से बिल्कुल ठीक रहे हैं, जी। दोनों का प्रोग्रेस हो रहा है। जी तो इस वजह से अगर वो मॉडल लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से इनका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें ये कर सकते हैं। और जहाँ बेसिकली एम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना, इकॉनमी को स्टोर करना, रिस्टोर करना, और इंटरनेशनल जो इनके जो एक निगेटिव आइडिया लोगों के बीच में आ चुके हैं, इनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा था कई चीज़ों के लिए, उसको भी इन्होंने छवि अपनी सुधारनी जरूरी है। जी जैसे वो कहते हैं कटोरा लेके जाना प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, जी। या भिखमंगे मैक्सिमम दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो इमेज है, जी ये अगर ऐसे रहेंगे तो नहीं निकलेगी। जी और वही अगर आएंगे बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को भी कहा जाता था, जी लेकिन आज देखिए, तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि उनके साथ के ही हैं, अगर वो भी मॉडल लेके चलेंगे तो भी इनको फ़ायदा होगा। दूसरा देखिए, आर्मी भी समझती है कि आज के जो यूथ है उनके वो अच्छे बुक्स में नहीं है, गुड बुक्स में नहीं है, जी वो अप्रिशिएट नहीं कर रही है आज की जो 30 से नीचे वाले की हम बात कर रहे हैं। तो आर्मी भी अपनी छवि उनको सुधारनी पड़ेगी आगे, अगर उनको ऐसे रहना है या इज्जत अपनी रखनी है। तो इसलिए वो पब्लिक इमेज उनको सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं वोट करने, लोग समझ रहे हैं कि फौजी करती रहेगी, फौजी गवर्न करती है, फिर होगा क्या आगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के चलेगी। और आर्मी भी देखिए कुछ सालों में अगर आप देखें, भारत ने तो माकूल जवाब जहां देना था दिया, लेकिन वो भी अब इतने एग्रेसिव मूड में नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी, उनको पता है कि अब अपने को देखें या हम जबरदस्ती यहाँ कश्मीर का रोना रोएं और लेके चलें। जी फिर तो करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो उनकी कुछ रह नहीं जाएंगे। तो ये जो है ये प्रॉब्लम जो हमने अभी बात की, अफगानिस्तान, ईरान को हो ही गया उनके साथ। हमारे यहाँ ये है खुद का उनका खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में देखिए क्या कंडीशन है। तो ये सब चीज़ें लेकर के मुझे नहीं रहा है कि पहले की चीज़ होगी, और हो सकता है कि ये अगर साथ चलेंगे मिल करके तो पाकिस्तान के लोगों का भला हो सकेगा और इनका भी हो सकेगा। लेकिन इलेक्शन जैसे हैं, जैसे चल रहे हैं, वो हम सब देख ही रहे हैं। जी इवनिंग में 5 बजे ख़त्म होगा, कहा जा रहा है कि काउंटिंग भी तुरंत शुरू हो जाएगी। जी और रात तक ही या कल तक वो आ जाएंगे रिजल्ट्स, जो कि आधे तो खैर लोग कह ही रहे हैं कि रिजल्ट पहले ही पता हैं। लेकिन फिर भी ए में है, अपोजिशन भी होना चाहिए उनके पास, जो कि गाइड करे या रोके, या और फौज को भी वहाँ समझना बहुत ज़रूरी होगा। अगर वो कर लेंगे ऐसे, और जो मुझे लग रहा है कि अभी फौज समझ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ है, तो ये नवाज शरीफ भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं, करप्शन केसेज बाकी तो रहे हैं, लेकिन अगर नए आइडियाज़ लेके चलेंगे, नए लोगों को साथ में लेके चलेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। जी बिल्कुल सर।
सर, भारत से तनावपूर्ण संबंधों के बीच मालदीव श्रीलंका के आगे मदद का हाथ फैला रहा है। चीनी चाल में वह पहले ही फंस चुका है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि भारत के सभी सैनिकों को 10 मई से पहले वापस भेज दिया जाएगा। भारत मालदीव के संबंधों के इस तनावपूर्ण दौर को कैसे देखते हैं आप? मेरे जी देखिए, मुझे लग रहा है कि मालदीव और श्रीलंका एक ही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। रादर मैं कहूँगा कि मालदीव श्रीलंका से सीख नहीं रहा है कि श्रीलंका की क्या हालत हुई है। जो जब ये चीन के साथ गया था श्रीलंका, और उनकी इकॉनमी की क्या हालत हो गई थी। अभी की आज की तारीख में इनकी इकॉनमी काफ़ी अच्छी चल रही है मालदीव्स की, और वो भी चल रही है बिकॉज भारत ने उतना मदद किया। लेकिन वो भी जो चीन की चाल आप कह रहे हैं श्रीलंका फंसा था, उसमें आगे जाके फंस सकता है अगर वो जो उसका अपोजिशन जो कह रहा है, उन्हीं का अपोजिशन पार्टी एमडीपी जो कह रही है, उनकी बात अगर वो नहीं सुनेंगे तब। और ये जो हाल है, अगर आप थोड़ा देखिए, इससे पहले यामीन जब थे, उन्हीं की कहा तो जा रहा था कि उन्होंने इनको उठाया था, मोइज़ू को, जो अभी राष्ट्रपति हैं, आगे बढ़ाया है। लेकिन खुद यामीन जब थे तो उनके टाइम क्या हालत हुई थी। उन्होंने कई जो है बंदिशें लगा दी थी, उन्होंने कई अपोनेंट्स को जेल में डाल दिया था। सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो भी जो है गायब हो गए, उनको पता ही नहीं लगा। और 2016 में उन्होंने अपने आप को कॉमनवेल्थ से विड्रॉ कर लिया था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से। तो ये जो कुछ चीज़ें थी उन्होंने और ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं गई, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, इनके कई जो वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई, उनके कई जो है नौजवान, कई लोग जो है वो आईएसआईएस के चाल में फंसते गए और इराक और सीरिया चले गए उनके पास। और उन्होंने जो है ये चीज़ देखी नहीं, ख्याल नहीं की कि ये क्या उनके पास हो रहा है, आगे इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। और 2018 में वो इलेक्शन हार गए, और उसके बाद जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने पॉजिटिव गवर्नमेंट थी। उन्होंने जो इंडिया की पॉलिसी थी, इंडिया फर्स्ट, और इंडिया ने जो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी की थी, उसके साथ चले, मिलकर चले, और उनका बहुत प्रोग्रेस हुआ। सबको हमको पता है उनकी इकॉनमी कहाँ थी, टूरिस्ट कितने गए भारत से, भारत ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी मदद की, उनकी सिक्योरिटी में कितनी मदद की, ट्रेनिंग से लेकर के और उनको इस्टेब्लिश करने में। ये सब चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं पहले इसके बारे में। सो इसलिए जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, सोलीव जो पिछले राष्ट्रपति थे, वो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं मोइज़ू, जो चीन के जाल में फंस रहे हैं। पहले उनको भारत जाना चाहिए था, वहाँ चीज़ें देखनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, और उसके बाद उन्होंने सोचना चाहिए था कि आगे क्या करना है। तो इसलिए जो है सबका यही कहना है कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो हो रहा था जिस स्टेज पर, वो नहीं हो पाएगा। और आप जो जॉब्स हैं, मेडिकल, देखिए सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो उसमें कितनी चीज़ें हैं मेडिकल में, ख़ास करके मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दूं। जो हम बात कर रहे हैं आज, एक्चुअली उन्होंने, मोइज़ू ने जो मदद मांगी है मालदीव्स ने श्रीलंका से, वो बेसिकली मेडिकल के लिए है कि मेडिकल इवैक्यूएशन वो श्रीलंका करे। और वो जो है इसके साथ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास भी जाना चाहते हैं कि वहाँ भी उनसे बात करें इसके लिए। इससे पहले जो था वहाँ पर एक असांधे करके स्कीम चलती थी, जिसमें कुछ हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड थे, और उस समय दो ही से उन्होंने ये संधि की थी, एक भारत से और एक श्रीलंका से, जहाँ पर कि एक मेडिकल इंश्योरेंस था जितने मालदीव के लोग आते थे उनके लिए। 91 हॉस्पिटल्स टोटल थे इसमें। जिस 91 हॉस्पिटल्स में मेरे ख्याल से 42 या 43 भारत के हॉस्पिटल्स थे, और बाकी 17-18 जो हॉस्पिटल्स हैं वो
श्रीलंका के थे, जिनके साथ ये मालदीव्स ने एक एग्रीमेंट किया था मेडिकल इंश्योरेंस का, और लोग यहाँ आते थे और उनको बहुत फ़ायदा होता था। वो उस समय बहुत खुश थे इस बारे में, लेकिन अब वो हटना चाहते हैं भारत से। और जहाँ तक श्रीलंका जो है पहले से भी इनकी मदद तो कर रहा था मेडिकल एजुकेशन में, अभी भी करेगा, भारत भी कर रहा है, भारत भी तैयार है। लेकिन वो बाहर जाएंगे तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो इनको दूसरे भारत में मिल रही हैं। भारत आज की तारीख में दुनिया में नंबर 1 है मेडिकल के लिए। बाहर से कितने बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ें सहूलियत है, सस्ता भी है। वो चीज़ इनको वहाँ नहीं मिल पाएगी जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका के लोग बल्कि यहाँ आ रहे हैं। टूरिज़्म एज इट इज़ भारत से कम हो गया। श्रीलंका के पास मैक्सिमम टूरिस्ट जा रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि एक महीने में, पिछले एक डेढ़ महीने में 20 से 25% टूरिस्ट ज़्यादा हो गए अमेरिका जाने वाले, भारत से अमेरिका नहीं, श्रीलंका जाने वाले। तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान इनका ही हो रहा है। और श्रीलंका और मालदीव्स में कोई आपस में तालमेल इतना नहीं है। वो पूरी बुद्धिस्ट कंट्री है, इधर जो है ये पूरी इस्लामिक देश है मालदीव्स, 5 लाख पॉपुलेशन है इनकी। तो वो अगर आइडियाज़ भी अलग हैं तो उनको लेकर के ये आगे नहीं जा सकते, लेकिन इनको सीख जरूर लेनी चाहिए कि क्या हाल हुआ श्रीलंका का चाइना के गोद में जाने से, इकॉनमी उनकी कहाँ रही, पब्लिक का क्या हाल हुआ, प्रेसिडेंट को वहाँ भागना पड़ा, पब्लिक ही उनके अगेंस्ट हो गई। तो इनकी भी हालत वही होने लगेगी अगर ये नहीं होगा। और श्रीलंका ने अल्टीमेटली भारत की मदद ली, अपने इकॉनमी से लेकर के सब कुछ, पब्लिक को भी, उनके आंखों में भी अब ऊपर बढ़ने से उनको अपने जो स्कीम्स थी भारत ने वहाँ अपने लोग भेजे, चाहे वो खाद तेल से लेकर के हर एक चीज़ के जो भी मदद देनी थी, और पैसे से भी मदद की भारत ने। तो ये चीज़ अब इनको नहीं मिल पाएगी। ज़रूर मैं इनके मालदीव्स के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो जो है ट्रांसपोर्ट और सिविलेशन मिनिस्टर गए थे श्रीलंका में, और वहाँ पर उन्होंने जाके 30 जनवरी को गए थे, वहाँ उन्होंने बातचीत की थी। और एक पॉइंट यही था उनको कि ये जो है मेडिकल जो इवैक्यूएशन है उसमें असिस्टेंस ज़्यादा दे श्रीलंका उनको, और जो पहले था वो थोड़ा कम था, अब वो ज़्यादा चाहते हैं उनके पास जाना। और जो असांधा स्कीम है इनकी मेडिकल इंश्योरेंस की, वो जो है उसको वहाँ लाना चाहते हैं। और जैसे हमने कहा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और थाईलैंड में भी ये चाहते हैं कि वहाँ पर मेडिकल के लिए लोग जाएं, वहाँ से उनसे बात करें और भारत से कम करें। सो इनके ऊपर है, लेकिन इनकी जनता क्या चाहती है वो तो सब जानते हैं। इनकी अपोजिशन पार्टी क्या जानती है, वो क्या कह रही है, वो भी इनको सुनना चाहिए। और जहाँ तक मिलिट्री विड्रॉल है, 77-78 ही मिलिट्री पर्सनल वहाँ हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, और एक जगह ऑलरेडी एक सिक्योरिटी या जो वहाँ पर बेस था, इन्हीं का बेस था मालदीव्स का, जिसमें मदद दे रहा था नेवल बेस में भारत। तो इन्हीं के लिए था, इन्हीं की सिक्योरिटी के लिए था पूरे, बल्कि उस एरिया के सिक्योरिटी के लिए था। तो उसमें अगर ये विड्रॉल की बात ज़रूर हो रखी है कि इन्होंने ही बोला है कि 15 फरवरी तक जो है, मार्च तक कुछ लोग आएंगे और बाकी 31 मई तक पूरा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो एक ऑलरेडी एग्रीमेंट था भारत से, हाइड्रोग्राफी और सर्वे का एग्रीमेंट, वो जो है उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, जो इन्हीं के लिए फ़ायदा करता। लेकिन भारत अभी भी यही चाहता है कि इनके संबंध अच्छे बने रहें, खास करके मालदीव के लोगों से जो संबंध थे, जो दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ जो संबंध थे वो आगे बढ़े रहें। भारत का भी इंटरेस्ट यही होगा, मालदीव्स का भी ये होगा, और भारत ज़रूर ये नहीं चाहेगा कि मालदीव जो है चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसमें एक पर्ल और बने। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने इजराइल हमास संघर्ष पर जो ताज़ा अपडेट्स हैं, क्या युद्ध विराम संभव है, और अगर संभव हुआ तो क्या शर्तें हो सकती हैं, इस पर आपने अपनी राय रखी। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर आपने हमेशा की तरह विस्तृत जानकारी दी। लाल सागर में हूतियों के जो बढ़ते हमले हैं
और अब अमेरिका क्या कर सकता है या पश्चिमी देश क्या कर सकते हैं, इस पर आपने अपनी राय रखी। पाकिस्तान चुनाव पर आपने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही भारत मालदीव के संबंधों में जो ताज़ा अपडेट है वो आपने हमारे पाठकों दर्शकों के सामने रखा। आज के कार्यक्रम को भी आपने ज्ञानवर्धक बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।